हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्चुअल क्लासेस 2.0। तो पिछली क्लासेस में हमने जो है वो थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि हम इस यूनिट में 3 सिद्धांत पढ़ेंगे। मेनली जो पहला है वो थॉर्नडाइक का सिद्धांत, दूसरा है स्किनर का सिद्धांत और थर्ड मैंने बोला था कि कोहलबर्ग का। वो कोहलबर्ग का नहीं है, एक्चुअली वो कोहलर का सिद्धांत था, मैंने मिस्टेक से बोल दिया था। तो हम पिछली क्लास में थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम स्किनर के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं क्रिया प्रसूत सिद्धांत या फिर साधनात्मक अनुबंध, सक्रिय अनुबंध, ऑपरेंट थ्योरी, और इसे क्या बोलते हैं, नैमित्तिक अनुबंध या आरएस थ्योरी भी इसे बोल देते हैं। ये दिया किसने था? वुडरहर्स फ्रेडरिक बीएफ स्किनर ने ये दिया था। वुडरहर्स फ्रेडरिक स्किनर इनका पूरा नाम था, बीएफ स्किनर का पूरा नाम है। उसके बाद है 1938, चूहे पर इन्होंने 1938 में और 1943 में इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया। उसके बाद पहली बार 1938 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। उसके बाद स्किनर ने उन विद्वानों का विरोध किया था जिन्होंने कहा था कि कोई भी प्राणी उसी समय क्रिया करता है जब उसके सामने कोई उद्दीपक होता है। इन्होंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि आपके सामने कोई उद्दीपक हो सकता है पहले आप अनुक्रिया करें फिर आपके सामने उद्दीपक आए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो इन्होंने उनका विरोध किया जो ये कहते हैं कि पहले आपके सामने जो है वो स्टिमुलस होगा, कोई चीज़ होगी जिसके कारण आप क्या है अनुक्रिया करेंगे। लेकिन इन्होंने उसका अपोजिट कहा, तभी तो यहाँ हम एसआर थ्योरी आरएस थ्योरी को यूज़ कर रहे हैं। पहले जो हमने थॉर्नडाइक में पढ़ी थी उन्होंने बोला था कि आपके सामने उद्दीपक होगा तो अनुक्रिया होगी, मतलब स्टिमुलस होगा तो रिस्पॉन्स होगा। बट ये बोलते हैं कि आप रिस्पॉन्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्टिमुलस मिलेगा। तो यही है ना कि आपकी अनुक्रिया के बाद उद्दीपक मिल रहा है, बल्कि बिना उद्दीपक को देखे भी प्राणी अनुक्रिया करते हैं। ये बोलते हैं कि ऐसा आवश्यक नहीं है, पहले क्या है प्राणी अनुक्रिया करे, बिना उद्दीपक को देखे, फिर उसे उद्दीपक मिल जाए और उसकी अनुक्रिया के बाद उसे उद्दीपक प्राप्त हो। यही चीज़ मैंने अभी बताई। तो वह उस क्रिया को बार बार दोहराएगा। तो वो इस चीज़ को जब उसे अनुक्रिया करने के बाद जब फल मिल रहा है, उद्दीपक मिल रहा है, तो वो उस चीज़ को क्या है बार बार दोहराएगा। ठीक है, इसको स्पष्ट करने के लिए इन्होंने एक क्रिया प्रसूत बॉक्स, इन्होंने एक बॉक्स का निर्माण करा और 1938 में उसी बॉक्स के सहयोग से चूहे पर प्रयोग करते हुए अपने सिद्धांत दिए। और इन्होंने क्या है, मतलब एक चूहे पर प्रयोग किया। आप यहाँ की बॉक्स देख सकते हैं, इन्होंने एक बनाया। इन्होंने यहाँ ना पीछे से एक चूहे का आने जाने का रास्ता छोड़ा। इसमें चूहा जो आता था क्या है वो अनुक्रिया करता था, मतलब एक इस तरीके से सेटअप बनाया कि जैसे वो अनुक्रिया करेगा तो ऊपर से अनाज के दाने गिरेंगे और जब उसकी भूख शांत हो जाएगी तो वो बाहर की तरफ चला जाएगा। फिर जब वो आकर है उस तरह से उसको उद्दीपक प्राप्त हो रहा है तो वो क्या है बार बार अनुक्रिया करेगा। अब चूहे पर प्रयोग हम देखते हैं इन्होंने क्या किया। स्किनर ने 1968 में क्रिया प्रसूत आवाज़ रोधी, जिसमें कोई आवाज़ नहीं आती है, वो एक बॉक्स बनाया इन्होंने। इसके माध्यम से क्या किया, चूहे पर प्रयोग किया और जिसमें उन्होंने देखा कि प्रारंभ में चूहा बॉक्स में इधर उधर घूमता रहा। प्रारंभ में क्या है, चूहा जो है वो बॉक्स में इधर उधर घूम रहा है और जब इसका ध्यान लीवर पर गया, जब उन्होंने देखा कि उसका ध्यान कहाँ गया, लीवर पर गया, तो उसने लीवर के पास जाकर क्रिया की। तो वो क्या करता है कि चूहा जो है वो लीवर के पास जाकर क्रिया करता है, जिससे लीवर नीचे की ओर दबा। तो लीवर क्या है, नीचे की ओर दबेगा और ऊपर से घंटी की आवाज़ के साथ ही कुछ अनाज के दाने जो है वो बॉक्स में आ गए। तो घंटी की आवाज़ बजी और जो अनाज के दाने हैं वो बॉक्स में आ गए। अब चूहे के लिए भोजन तथा चूहे ने उसे ग्रहण किया। वो चूहे के लिए भोजन था और चूहे ने उसे क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया और फिर से लीवर को दबाते हुए अनाज के दाने प्राप्त किए और वापस से वो आया, फिर उसने लीवर दबाया और अनाज के क्या कर लिए, दाने प्राप्त कर लिए। बार बार इस प्रकार की क्रिया करते हुए चूहे ने अपना भोजन प्राप्त करना सीख लिया तथा वह अब बॉक्स से बाहर की ओर चला जाता है। तब जब भी भूख लगती है बॉक्स में आकर लीवर के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। तो वो बॉक्स में आता है, अनुक्रिया करता है, लीवर दबाता है तो उसके सामने उद्दीपन आता है, अनाज आता है जिसे वो प्राप्त करता है। बार बार उसकी भूख शांत होती है तो वो क्या है, बार बार उस चीज़ को दोहराने लग जाता है। स्किनर ने इसी प्रयोग के आधार पर अपना सिद्धांत दिया था। 1943 में स्किनर ने कबूतर पर भी इसी प्रकार का प्रयोग किया और अपने विचार को, मतलब इन्होंने इसी प्रकार का जो है सेम ऐसा एक्सपेरिमेंट जो भी है, प्रयोग जो है इन्होंने किस पर किया, कबूतर पर किया था। और इन्होंने अपना सिद्धांत देते हुए 2 प्रकार की अनुक्रियाओं के बारे में बताया। स्किनर ने अपना सिद्धांत देते हुए 2 प्रकार की अनुक्रिया के बारे में बताया। सबसे पहली जो अनुक्रिया है वो प्रकाशित अनुक्रिया है, जब प्राणी के सामने पहले से ही कोई उद्दीपक मौजूद होता है और उस उद्दीपक के प्रभाव के कारण प्राणी क्या है, अनुक्रिया करे। आपके सामने पहले से ही कोई उद्दीपक है, पहले से कोई स्टिमुलस है, आप उसके कारण जो अनुक्रिया कर रहे हैं वो कौन सी अनुक्रिया होगी, प्रकाशित अनुक्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया, उत्तेजक अनुक्रिया, एसआर
मतलब कि एसआर थ्योरी कहा जाता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स कहते हैं उसको। उत्सर्जित क्या है कि पहले जो आपने उत्सर्जित कर दी, मतलब पहले आपने अनुक्रिया कर दी, उसके बाद आपके सामने क्या आ रहा है, उद्दीपक आ रहा है, तो वो क्या होगी, उत्सर्जित। इसमें क्या होता है, जब प्राणी के सामने पहले से ही कोई उद्दीपक नहीं है, आपके सामने क्या उद्दीपक नहीं है, और उद्दीपक उस समय पैदा होता है जब क्या करे, प्राणी के द्वारा कोई क्रिया की जाए, जब आप क्या कोई मतलब कि आप रिस्पॉन्स देंगे, फिर आपके सामने क्या स्टिमुलस आएगा। तो इस क्रिया इसे क्या कहेंगे, क्रिया प्रसूत, या फिर हम कहेंगे उत्सर्जित अनुक्रिया, क्रिया उद्दीपक या आरएस थ्योरी बोलते हैं, सॉरी इसको बोलेंगे उत्सर्जित अनुक्रिया, क्रिया उद्दीपक या आरएस थ्योरी बोलेंगे इसको हम। अब क्या है, स्किनर ने अपने प्रयोग के द्वारा उत्सर्जित अनुक्रिया को ही सिद्ध किया। तो ये हम ये दे रहे हैं ना कि पहले हम रिस्पॉन्स करेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, स्टिमुलस आएगा। तो ये हो ना कि ये आरएस थ्योरी हुई। तो इन्होंने क्या है, अपने जो उत्सर्जित अनुक्रिया को ही इन्होंने सिद्ध किया था। तो इन्होंने एसआर थ्योरी को किस में चेंज कर दिया, आरएस थ्योरी में, मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स को इन्होंने रिस्पॉन्स स्टिमुलस में। एसआर में तो ये था कि पहले आप स्टिमुलस करोगे, स्टिमुलस होगा फिर आप रिस्पॉन्स करोगे, बट ये कहते हैं कि पहले रिस्पॉन्स होगा फिर स्टिमुलस आएगा। तो ये हो गया आरएस थ्योरी, ठीक है। तो इसको हम आरएस थ्योरी बोलेंगे, स्किनर की थ्योरी को बेसिकली। उसके बाद है, इन्होंने कहा स्किनर ने कार्य के लिए अथवा सीखने के लिए पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, मतलब रीइंफोर्समेंट ये होता है कि आप मान लीजिए टीचर में क्लास में अच्छा काम करता है तो टीचर आपको क्या है, वेरी गुड देता है, शाबाश बोलता है, या फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी हो सकता है कि आपने काम अच्छा नहीं किया, मतलब दोनों तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वो क्या है, रीइंफोर्समेंट, मतलब एक तरह से आपको प्रेज कर रहा है टीचर। तो इन्होंने क्या, इसको जो है पुनर्बलन को इन्होंने महत्वपूर्ण माना, और कहा कि किसी भी प्राणी को कोई व्यवहार सिखाने के लिए या उसमें किसी क्रिया को प्रायिकता को बढ़ाने के लिए, मतलब ताकि वो जो काम है वो अच्छे से और ज़्यादा कर सके, उसके लिए क्या है, पुनर्बलन दिया जाए तत्काल, मतलब उसी टाइम। तत्काल पुनर्बलन को ही क्या कहा जाता है, प्रबलन कहा जाता है, रीइंफोर्समेंट। इसलिए इस सिद्धांत को प्रबलन का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने मेनली क्या है, रीइंफोर्समेंट को मेन माना। उन्होंने मूल रूप से दो तरह के सिद्धांत बताए, सिद्धांत क्या, पुनर्बलन बताए थे इन्होंने, रीइंफोर्समेंट दो तरह, प्राथमिक जो इन्होंने बताया प्राथमिक पुनर्बलन, वह पुनर्बलन जो जन्मजात प्रेरकों के रूप में पाया जाता है, जो हमारे अंदर जन्मजात से, जैसे भूख प्यास नींद, ये क्या है, हमें जन्म से मिले हैं। ये तो नहीं है ना कि कोई मैं हूँ और आप हैं, आप में फ़र्क है, आपको भी भूख लगेगी, मुझे भी लगेगी, प्यास लगेगी, तो ये क्या सब जन्मजात है। द्वितीयक पुनर्बलन क्या होता है, वह पुनर्बलन जो सामाजिक वातावरण में रहते हुए किसी कार्य व्यवहार की प्रायिकता को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। जो हम समाज में रह रहे हैं, किसी कार्य या व्यवहार की प्रायिकता को बढ़ाने के लिए जो पुनर्बलन दिया जाएगा, ये कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं। तो इन्होंने जो पहला पुनर्बलन दिया वो धनात्मक पुनर्बलन दिया, जब भी किसी व्यवहार की प्रायिकता को बढ़ाने के लिए जो प्राणी को कोई वस्तु या व्यवहार देते हुए उसके व्यवहार में जोड़ा जाता है, मतलब किसी भी चीज़ की प्रायिकता बढ़ाने के लिए, जब हम किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी बढ़ाने के लिए जब हम जो रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं वो कौन सा होगा, धनात्मक। जैसे कि आपको अगर मान सम्मान मिले, इनाम मिले, तो आपकी प्रायिकता बढ़ेगी कार्य करने की, तो वो क्या होगा, धनात्मक पुनर्बलन हो जाएगा। अब ऋणात्मक क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, जस्ट कि जब प्राणी के कार्य की प्रायिकता बढ़ाने के लिए उसके साथ पैदा हो रही परिस्थितियों में से बाधक तत्वों को हटाया जाए। जब बाधक तत्वों को हटा देते हैं तो अर्थात माइनस करते हैं, तो वो क्या होता है, ऋणात्मक पुनर्बलन है। जैसे सड़क पर चलती कार, रात्रि के समय सामने से आने वाले वाहन चालक की आंखों पर पड़ने वाले तेज प्रकाश वाली बाधा को अपनी कार की लाइट्स कम करते हुए पुनर्बलन का यहाँ पे जो यूज हो रहा है कि हमारे जो बाधा उत्पन्न कर रही थी, मान ली मैं जा रही हूँ स्कूटी पे और मेरे ऊपर लाइट आ रही है, तो वो लाइट जो वो मुझे बाधा उत्पन्न कर रही है, तो उस लाइट को हम कम करेंगे, तो वो क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एनर्जी की, जो मैंने बाधक तत्व है उन्हीं को कम करके हटा दिया या फिर कम कर दिया। और सेकंड एग्जांपल है, सर्दी को कम करने के लिए गर्म कपड़े पहनना, या फिर धूप से आंखों को बचाने के लिए काला चश्मा पहनना। ये सब क्या है, बाधक तत्व दूर हो रहे हैं, तो ये क्या है, ऋणात्मक पुनर्बलन है। स्किनर ने एक बालक के सिखाने के लिए दिए जाने वाले पुनर्बलन के प्रकार और भी कुछ बताए थे। सतत पुनर्बलन, जो कि कंटिन्यूसली दिया जाए, सही अनुक्रिया के लिए लगातार मतलब कंटिन्यूसली दिया जाए और सही अनुक्रिया पे दिया जाए। उसके बाद आंशिक, जो कभी कभी दिया जाए, आंशिक मतलब पता चल रहा है कभी कभी पार्शली। उसके बाद अंतराल, जो है एक अंतराल पे दिया जाए, जब समय के अंतराल पर दिया जाए, मतलब जैसे 5 सेकंड्स के अंतराल पर जो है बच्चे को, या 10 मिनट्स के अंतराल पर जो है बच्चे को पुनर्बलन दिया जा रहा है, तो वो कौन सा है, अंतराल पुनर्बलन, मतलब इंटरवल जो है। उसके बाद अनुपात मतलब रेशियो का पुनर्बलन, मतलब रेशियो इन रीइंफोर्समेंट। इसमें क्या है, जब कार्यों के सही होने की संख्या के अनुपात में देते, मान लीजिए आपने मैंने फिक्स कर दिया कि अगर आप 2 वर्क जो है, 2 कार्य जो है वो सही करेंगे तो मैं आपको क्या है, पुनर्बलन दूंगी, तो वो क्या है, अनुपात पुनर्बलन। अब इस सिद्धांत की शिक्षा में क्या उपयोगिता है, हम शिक्षा में इसका क्या उपयोग करते हैं। यह सिद्धांत कंप्यूटर एवं टंकन की, मतलब टाइपिंग की शिक्षा में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। यह सिद्धांत धनात्मक व ऋणात्मक पुनर्बलन, ये इन्होंने पहले ही बोल दिया कि इन्होंने क्या है, पुनर्बलन के महत्व को सबसे ज़्यादा इन्होंने बताया था स्किनर ने।
तो पुनर्बलन के महत्व को स्पष्ट करता है। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है कि मतलब मनोविज्ञान में पुनर्बलन के महत्व को स्पष्ट करने वाले जो थे मनोवैज्ञानिक वो कौन थे, स्किनर थे, तो आप आंख बंद करके इसका आंसर ये टिक लगा सकते हैं। उसके बाद है यह सिद्धांत तत्काल पुनर्बलन की पैरवी करता है। अभी हमने पढ़ा है कि तत्काल पुनर्बलन के बारे में इन्होंने इंस्टेंट रीइंफोर्समेंट के बारे में बताया था। उसके बाद है इसी सिद्धांत के आधार पर करके सीखने वाले के विचार को बल मिलता है कि जो एक्टिविटी लर्निंग है उसके बारे में जो है हमें जो है उसको बल मिलता है। उसके बाद है यह सिद्धांत माता पिता एवं अभिभावक को मार्गदर्शन करता है कि बालक में वांछनीय व्यवहार को विकसित करने के लिए सही क्रियाओं पर प्रोत्साहन देना चाहिए, कि बच्चे को क्या है रीइंफोर्समेंट देना जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि वो अच्छी क्रिया कर सके। सही अनुक्रिया करने पर उसे रीइंफोर्समेंट मिलना चाहिए। यह सिद्धांत अच्छी आदतों के निर्माण में योगदान करता है। नेक्स्ट है विशेष, इसके कुछ स्पेशल जो है वो फैक्ट्स हैं वो क्या है। स्किनर का यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। ये कहते हैं कि ये जो मतलब कि थ्योरी है, प्रिंसिपल है, ये किस पे बेस्ड है, मेनली ये जो है थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। क्योंकि थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम में क्या कहा गया था कि अगर जब हम जो मतलब कि अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है तो उसका हम पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यही बोल रहे हैं ना कि जिसके अनुसार कि ये कहते हैं कि जिसके अनुसार क्रिया करने के बाद यही परिणाम जो है वो सही आ रहा है तो प्राणी को संतोष की प्राप्ति होगी, सेटिस्फेक्शन होगा, जिससे क्या है उस क्रिया को वो बार बार दोहराएगा। यही इन्होंने कहा है ना कि जिससे वो मान लीजिए अनुक्रिया कर रहा है और उसके सामने उद्दीपक आ गया तो वो क्या है उस अनुक्रिया को बार बार करेगा। मान लीजिए आपके सामने चूहा था, जो हमने चूहे का एग्जाम्पल लिया, उसके सामने मैं लीवर वाला बॉक्स रखूँ, लीवर दबाऊँ, बार बार उसका प्रयास करने पर भी जो वो है मान लीजिए एक बार ही आ गया, दूसरी बार अनाज ही ना आए, तीसरी बार भी ना आए, चौथी बार भी ना आए, बार बार करने पर तो वो उस अनुक्रिया को क्यों दोहराएगा, क्योंकि उसमें उसका फायदा ही नहीं हो रहा, उसे सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रही ना। उसके बाद है क्रिया प्रसूत सिद्धांत के आधार पर ही 1950 में स्किनर एवं हॉलैंड ने अभिक्रमित अनुदेशन उपागम दिया। ये आपके जो है टीचिंग सब्जेक्ट में होगा अभिक्रमित अनुदेशन। इसमें बच्चे के सामने जो है एक परफॉर्मा बना दिया जाता है कि पहले जो होता है वो क्वेश्चन होता है, उसमें उसके एमसीक्यूज होते हैं, फिर बच्चे को क्या है बच्चा अपना आंसर देता है, उसके बाद बच्चा अपना आंसर चेक करता है। अगर वो आंसर चेक करके उसका आंसर सही होता है तो उसे रीइंफोर्समेंट दी जाती है, नहीं तो उसे इसका मतलब कि इसमें सुधार किया जाता है। उसके बाद स्किनर का यह सिद्धांत वर्तमान समय में अधिकतर क्षेत्रों में लागू होता है, क्योंकि ज़्यादातर क्रियाएं पहले की जाती है और उसके बाद परिणाम प्राप्त होता है। तो ये तो आप अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं कि पहले आप क्या है अनुक्रिया करते हैं, कोई एग्जाम है उसके लिए क्या है पहले कोई अनुक्रिया कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, वो एक तरह से अनुक्रिया है, फिर आपका रिजल्ट आएगा ना। ये तो नहीं है कि पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा फिर आप अनुक्रिया करेंगे। तो ये क्या है आजकल जो शिक्षा है उसमें क्या है ये यूज़ होता है। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये थ्योरी जो है वो समझ आ गई होगी अच्छे से। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ओके बाय।